नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मित्रों, आज भाजपा के लिए और देश के लिए एक खास दिन है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती। आज हम जनसंघ की नींव डालने वाले शख्स की कहानी और उनके जीवन की कुछ झलकियां देखने की कोशिश करेंगे। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। लेकिन ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उससे पहले सबसे पहले मैं देश के प्रधान सेवक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में एक मन की बात में क्या कह रहे हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि मन की बात का एक वीडियो आपको दिखाए। और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। दर्शक मित्रों, भाजपा के पथदर्शक की बात करें तो कोई एक राजनीतिक दल इतने कम समय में एक विचार, एक राजनीतिक व्यवस्था और विपक्ष से लेकर विकल्प तक की यात्रा पार करने की बात करे तो वो क्या कहेंगे? कोई ऐसे चमत्कार कह सकता है, लेकिन यह चमत्कार नहीं है, बल्कि ये जो है वो संगठन आधारित राजनीति का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। डिटेल कुछ मेरे पास ऐसी है कि जनसंघ से भाजपा के उदय तक पार्टी ने विपक्ष से राजनीति के मजबूत विकल्प का एक सफर तय किया हुआ है। तो उसकी नींव डालने वाले व्यक्तित्व थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बोलूं तो उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया और साथ ही में उसी का परिणाम है आज की भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक संगठन आधारित राजनीतिक दल अपनी अलग पहचान रखता है। उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने अभी आज मन की बात में कार्यक्रम में उनका जिक्र किया तो उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही विचार अंत्योदय के मूल का जनक है, ऐसा बोले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में वो ऐसा बोले कि अंत्योदय के मूल का वो जनक है और इससे ही मोदी सरकार का मूल मंत्र बना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका साथ में प्रयास। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे पास वीडियो है। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि एक वीडियो बाइट दिखाए। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था
आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों व व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र नीति की भी नई परिभाषा दी। उनके सिद्धांतों ने एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाले समय में देश की नीति का निर्धारण करने वाला था। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता व लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। यह कहना मुश्किल है कि यह उनके जीवन की यात्रा का आरंभ था या जीवन के संघर्षों की यात्रा का। बालक दीनदयाल होश संभाल भी न पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहां पढ़ाए जाते थे, दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया। लेकिन दीनदयाल जी ने यहां वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ, जिनकी प्रेरणा से सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल जी के लिए यह समय व्यक्तिगत संघर्षों के साए से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां पर वे नानाजी देशमुख और भावराव जुगादे के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। उन्होंने अपने संकल्प के बारे में अपने मामा जी को जो पत्र लिखा, उसकी बानगी देखिए। राष्ट्र के प्रति समर्पण की जिद नजर आती है। जब किसी मनुष्य के किसी अंग को लकवा मार जाता है तो वो चेतना शून्य हो जाता है। इसी भांति हमारे समाज को लकवा मार गया है। उसको कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, पर महसूस ही नहीं होता। हर एक तभी महसूस करता है जब चोट उसके सिर पर आकर पड़ती है। हमारे पतन का कारण हमारे संगठन की कमी ही है। बाकी बुराइयां, अशिक्षा आदि तो पतित अवस्था के लक्षण मात्र ही हैं। इसीलिए संगठन करना ही संघ का ध्येय है। इसके अतिरिक्त और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। परमात्मा ने हम लोगों को सामर्थ्य बनाया है। क्या फिर हम अपने में से एक को भी देश के लिए नहीं दे सकते? आपने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर सब प्रकार से योग्य बनाया। क्या आप मुझे समाज के लिए नहीं दे सकते, जिस समाज के हम उतने ही ऋणी हैं? यह तो एक प्रकार से त्याग भी नहीं है, विनियोग है। समाज रूपी जीवन में खाद देना है। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी।
उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वे जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य व स्वदेश के संपादन में भी सहयोग दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी और सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। उनके वैचारिक दृष्टि से ही नहीं, आचार व्यवहार में भी कार्यकर्ता उनसे बहुत कुछ सीखते थे। गंभीर से गंभीर विषय भी अपनी दैनिक गतिविधियों के बीच बड़ी सरलता से निपटा दिया करते। उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। दिनांक 21 सितंबर 1951 के ऐतिहासिक दिन को दीनदयाल जी ने उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके एक माह बाद 21 अक्टूबर सन 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। दीनदयाल जी में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब सन 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन और जनसंघ के देशभक्ति के संदेश को लेकर दीनदयाल जी ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। पंडित दीनदयाल जी की कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि अगर भारत को 2 दीनदयाल मिल जाते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य ही अलग होता। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता, डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। राजनीतिक कार्य करते हुए भी संगठनात्मक कार्य उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने 1967 में जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल के संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। पूरा देश शोकाकुल हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के द्वंद्वों से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन परंपरा की विशालता और राष्ट्र की अपनी भौतिक शक्ति का भाव नहीं हो पा रहा था। वो कभी कहीं से अपने विकास का मॉडल ढूंढ रहा था। एकात्म मानव दर्शन इस अंकुर के वटवृक्ष बनने की यात्रा अभी जारी है। दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्प है। तो दर्शक मित्रों, आज हम याद कर रहे हैं भाजपा के पथदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को।
डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि अगर मेरे पास एक दो और दीनदयाल होते तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदल देता। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर कार्यकर्ता के निर्माण पर जोर दिया और उनका उद्देश्य ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी तैयार करना था जिसका एक स्वतंत्र चिंतन हो, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित हो और राष्ट्र समाज को समर्पित हो, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने, कार्यकर्ताओं के निर्माण और संगठन के विस्तार में लगा दी थी। आज संघ और भाजपा जिस मुकाम पर है उस विचार की नींव पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही डाली थी। दूसरी एक बात करूं तो एक वक्त था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर यहाँ माना जाता था और देश में कांग्रेस के ही शासन वहाँ पर रहा था और कांग्रेस का ही शासन चल रहा था। लेकिन नेहरू के बाद कौन, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। उस टाइम पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। लेकिन अचानक ही 1962 से 1967 के बीच एक ऐसा राजनीतिक खालीपन आया कि देश को ऐसा लगा कि इस रिक्तता को कौन भरेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि की वजह से ये वैकल्पिक राजनीति का एक दौर आया और साथ ही में, लेकिन पंडित दीनदयाल का विचार संगठन तक एक सीमित नहीं था। डिटेल ऐसी थी कि उनका आर्थिक दर्शन भाजपा की राजनीति का केंद्र है और दीनदयाल जी कहते थे कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी तक वहां पर पहुंचना व्यक्ति नहीं है, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान होना व्यक्ति से वहां पर होगा। उस तरीके की उसकी विचारधारा थी और एकात्म का मानवतावाद और अंत्योदय के जिस रास्ते पर चलकर आज केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के सपने का साकार कर आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ा रही है, उसी तरह उसके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। दूसरा एक बात बोलूं तो मेरे पास पंडित दीनदयाल जी के जीवन को दर्शाता एक वीडियो मेरे पास है। देखते हैं उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री। एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय के पथ पर चलते हुए मां भारती की सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए संकल्पित है भाजपा। एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा ये सब करने में संभव इसलिए हो पा रही है क्योंकि भाजपा के पास है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महान व्यक्तित्व का दूरदर्शी विजन। राष्ट्र सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि वो राष्ट्र को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचा देख सके, जो मोदी सरकार ने करके दिखाया। पंडित दीनदयाल जी राष्ट्र के सजग प्रहरी और सच्चे राष्ट्र भक्त के रूप में करोड़ों कार्यकर्ताओं और देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भाजपा अंत्योदय के सपने को यानी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास की सभी योजनाएं पहुंचाने में जुटी हुई है। आज हर घर बिजली की रोशनी से जगमगा रहे हैं। देश के 99% गांव सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं। आज पूरा ग्रामीण भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। हर घर नल से शुद्ध जल का भी सपना साकार हो रहा है। आज हर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच रहा है। महान विचारक और हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो दर्शक मित्रों, आज पंडित दीनदयाल जी का जन्म जयंती, उसके ऊपर केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन की योजना आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, तो वह केवल और केवल पंडित जी के अंत्योदय का ही एक उदाहरण है। डिटेल मेरे पास ऐसी है कि पंडित दीनदयाल जी के विचारों का ही प्रभाव है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की, जो आज ग्रामीण भारत की एक नई क्रांति बन चुकी
हुई है। संगठन को कैडर आधारित बनाना हो या समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित कर सही मायने में आज़ादी का एहसान कराना और एहसास कराना, तो पंडित के विचारों और दर्शन में ही निहित रहा है। उनके विचार आज भी राष्ट्र की ही प्रेरणा है। नमस्कार।